बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान के क़याम को परसों गुज़र गए, कायद आज़म को रुखसत हुए कई साल गुज़र गए, लेकिन कायद आज़म को और पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाने की जो वारदात है, जो प्रोपोगंडा है, वो आज तक जारी है और वो उसी तरह से जारी है जिस तरह से ये माज़ी में था। इस सिलसिले में जो एक सबसे अहम बात की जाती है वो ये बात की जाती है कि कायद आज़म की 11 अगस्त 1947 की जो तकरीर थी उसको सेंसर करने की कोशिश की गई, और जो एक उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट वो एक हल्की सी मौजूद थी, उसने कोशिश की कि ये तकरीर जो है लोगों तक उस तरह से ना पहुँचे। वो पूरी तकरीर का मसला तो नहीं था, क्योंकि ये तकरीर जो है कायद आज़म ने दस्तूर साज असेंबली में की थी। इस पे कायद आज़म ने, जैसे हेक्टर बोलिथो ने लिखा है, बड़ी मेहनत की थी और इसको ये लिखी हुई एक तकरीर थी। लेकिन इस तकरीर में एक पैराग्राफ था जो जिस पे एतराज़ हुआ, कहा गया कि ये पैराग्राफ जो है वो अखबारों में ना छपे। इस पर गुफ्तगू करने से पहले मैं आपके सामने वो पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। कायद आज़म ने कहा था कि अब आप आज़ाद हैं, अब आप पाकिस्तान की इस रियासत में अपने मंदिरों, मस्जिदों और दीगर इबादतगाहों का रुख करने में आज़ाद हैं। आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब, ज़ात या अक़ीदे से हो, रियासत के कारोबार से इसका कोई वास्ता नहीं। हम अपना आगाज़ इस बुनियादी असूल से कर रहे हैं कि हम सब एक ही रियासत के शहरी बल्कि बराबर शहरी हैं। और आगे चल के उन्होंने कहा था, और आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, मजहबी मफहूम में नहीं, क्योंकि ये हर शख्स के ज़ाती अक़ीदे का मामला है, बल्कि सियासी मफहूम में रियासत के शहरियों की हैसियत में। बतौर गवर्नर जनरल और सदर दस्तूरिया मेरा रहनुमा असूल होगा इंसाफ और मुकम्मल गैर जानबदारी। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तकरीर पे बहुत बात हुई। इस तकरीर पे ज़मीर नियाज़ी साहब ने बात की है, और ख़ास तौर पे उन्होंने हवाला दिया है हामिद जलाल साहब के एक आर्टिकल का जो व्यू पॉइंट में छपा था। उसमें यह कहा गया था कि कायद आज़म की तकरीर के इन हिस्सों को रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि कुछ जो उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनको ये बात पसंद नहीं थी। हो सकता है किसी ने, एक हम इम्कान की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बातें जितनी भी हुई हैं सारी इम्कान की हैं। किसी ने कायद आज़म से नहीं पूछा कि क्या ये आपने ये ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन दी थी। अल्ताफ़ साहब जो थे, जो उस वक्त डॉन के एडिटर थे, जब उन्हें पता चला कि इस तरह की इंस्ट्रक्शन आई है, इस तरह की सजेशन आई है, इस तरह की एडवाइस आई है, तो उन्होंने कहा था मैं कायद आज़म से बात करूँगा। तो फिर ये उस पर मज़ीद बात नहीं हुई। लेकिन इस बात का बतंगड़ बहुत बनाया गया कि जनाब कायद आज़म की तकरीर जो है वो रोक दी गई। बाद औक़ात ये होता है कि एक एडवाइस आती है, एक चीज़ें आती हैं, गवर्नमेंट सोचती है, और क्योंकि कायद आज़म का वर्जन इस पे नहीं लिया गया, कायद आज़म का कोई वर्जन इस पे मौजूद नहीं है, किसी के पास मौजूद नहीं, सारी टामक टोइयाँ हैं। इस पे मुझे डॉक्टर इश्तियाक साहब की बात जो है वो ज़्यादा मुनासिब महसूस होती है कि ये जब तकरीर की गई थी तो बुनियादी तौर पे ये दस्तूर साज असेंबली में तकरीर की गई थी, और इस तकरीर का जो मुखातब थे या जो एक मैसेज देना चाहते थे कायद आज़म, वो पूरी दुनिया को देना चाहते थे। और ये तकरीर जो है ये चली भी, अखबारों में भी आई है। लेकिन उस वक्त सूरत हाल क्या थी? सिख जो हैं, मुसलमान जो हैं, वो एक दूसरे को मार रहे थे, जंग हो रही थी, और दो कौमी नज़रिए की वजह से पार्टीशन हो रही थी। उसमें अगर ये तकरीर जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी बहुत से हलकों में ये बहुत से मामलात पैदा कर सकती थी। तो डॉक्टर इश्तियाक साहब की मैं बिल्कुल इस राय से इत्तफाक करता हूँ कि ऐसा नहीं था कि कायद आज़म ने ये तकरीर की और उसके बाद वो इंतकाल कर गए, या उसके बाद वो इस काबिल ना रहे, या उनके अख्तियार इतना कम हो गया कि वो मामलात में दखल नहीं दे सकते। कायद आज़म जो हैं वो आखिरी दम तक, जब तक वो ज़ियारत में भी रहे, उनके हुक्म जो हैं वो चलते रहे। अब उस पर बात लोग करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे उसके बाद जब तक वो कराची में रहे और ज़ियारत जाने से पहले तक तो उनका बहुत एक्टिव रोल रहा, और किसी को ये जुर्रत नहीं हो सकती थी कि कायद आज़म की तकरीर जो है उसको रोकने की जुर्रत करे। ये तो हो नहीं सकता था। अल्ताफ़ साहब ने भी तो यही बात कही थी ना कि मैं जाकर कायद आज़म से बात करता हूँ, तो उस बात को रोक लिया गया था, यानी बात नहीं आगे गई थी, और डॉन में ये तकरीर इस तरह से छपी भी थी। लेकिन ये बात भी जहन में रखने की वाली है कि उस वक्त हालात क्या थे, और डॉक्टर साहब का ये ख्याल है कि शायद ये जो कोशिश की गई थी ये कायद आज़म की ख्वाहिश पे की गई थी। कायद आज़म की इजाज़त के बगैर ऐसा करना जो है वो मुमकिन नहीं था। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तारीख़ को समझने के लिए जो उसके किरदार हैं उनको पूरी तरह से समझना चाहिए। क्या आपका मतलब ये कहना है और ये साबित करना है कि कायद आज़म जो है जैसे ही पाकिस्तान बना वो अपना सारा अख्तियार और इक़्तिदार
ہو چکے تھے. ایسا تو کچھ نہیں تھا. انہوں نے بہت اہم فیصلے کیے, بہت راستے دکھائے, بہت جو پالیسی ڈیسیجنس کیے فارن کنٹریز کے متعلق کیے, پاکستان کے متعلق کیے, پوسٹنگز میں انہوں نے کیے, بہت اہم فیصلے کیے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ تقریر جو ہے اس کے متعلق کوئی ایسا ڈیسیجن ہو جاتا کہ یہ حصہ ان کی تقریر کا روک دیا جائے. یہ تقریر انہوں نے تیار کی تھی ہیکٹر بریتو کے مطابق, کئی بہت محنت کر کے, حالانکہ وہ بہت بیمار بھی تھے اور بہت وہ مصروف بھی تھے. تو معزز خواتین و حضرات, یہ لوگ جو غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں, یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, خدا را ان سے محتاط رہیے اور حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور حقائق کو آپ 2025 میں بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش مت کریں. اس کے لیے آپ 1947 میں جائیں, جب ملک نیا بنا تھا. نیو دہلی تو تھا, ہندوؤں کے پاس تو ایک کیپٹل تھا. کراچی تو ایک چھوٹا سا سمندری شہر تھا, اور وہاں پہ حکومت نے ابھی بننا تھا اور حکومت نے ابھی چلنا تھا. وہاں قائد اعظم اپنی بہرحال جو ہے اس حکومت کو چلا رہے تھے, اور پھر یہ حکومت چلی اور یہ قائم رہنے کے لیے ملک بنا, اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا. تو ایسی جو افواہیں ہوتی ہیں, ایسی جو باتیں ہوتی ہیں, میرا خیال ہے اسے جتنا اعتراض کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. اللہ آپ کا حافظ.